हिंदी की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन कक्षाओं में हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं, पूरी थ्योरी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले एक सिलेबस की क्लास हो चुकी है और उसके बाद 6 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें मैंने इतने सिलेबस को पूरा करा दिया। जितना भी आप ग्रीन हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, इतना सब कुछ हम उन 6 कक्षाओं में कर चुके हैं। जिसमें भाग 1 में हमने भाषा के परिचय को समझा, भाग 2 में हमने हिंदी भाषा के तथ्यों को कवर किया और भाग 3 में हमने लिपि को समझा। कुल 6 कक्षाओं में हमने इन बिंदुओं को कर लिया है। अब आज की इस क्लास में जो बिंदु हम करने वाले हैं, उस बिंदु का नाम है विराम चिन्ह। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी प्रकार ये जो सिलेबस आप अपने सामने देख रहे हो, इस पूरे सिलेबस को इन कक्षाओं में हम कवर करने वाले हैं। कुल मिला के 27 भाग होने वाले हैं, जिनको हम क्रमानुसार इन कक्षाओं के माध्यम से करते जाएंगे। और आप जान गए हैं कि आज की इस क्लास में जिस बिंदु को हम कवर करने वाले हैं वो है विराम चिन्ह। इसमें हम कामता प्रसाद गुरु द्वारा बताए गए 20 विराम चिन्हों को समझेंगे, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, विराम चिन्हों के वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं इसको भी जानेंगे, और विराम चिन्हों की आखिरकार हमें आवश्यकता क्यों है इसको भी हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की ये है हमारी क्लास नंबर 7। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी कक्षाओं को क्रमानुसार देख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज की जो क्लास है हमारी, जिसमें हम विराम चिन्हों को कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं विस्तार पूर्वक आपको सभी विराम चिन्हों को समझाने वाला हूं, उनका प्रयोग किस प्रकार होता है और आखिरकार हिंदी भाषा में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सभी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए सीधा आप पढ़ने के मुद्दे पर आते हैं। विराम चिन्ह में जो आप ये शब्द देख रहे हो, चिन्ह, आपने कई बार इस चिन्ह को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा विभिन्न पुस्तकों में, या फिर हम भी कई बार इस शब्द को इस तरह से लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्द इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। चिन्ह का ये शब्द रूप बिल्कुल गलत है। तो फिर चिन्ह को लिखा कैसे जाता है? चिन्ह का जो सही रूप है वो कुछ इस प्रकार से है, जहां पर आपको न को आधा नहीं करना है को आधा करना है। चिन्ह में है आधा होता है, ना कि न आधा होता है। न पूर्ण रूप में होता है, उससे पहले जो है आता है वो आधा होता है। जबकि आप इस रूप में देख पा रहे हो, यहां पर हमने न को स्वर रहित यानी आधा कर दिया है और है को बाद में लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो इस प्रकार से है। चिन्ह यहां पर है आधा होता है, इसके नीचे आप हल चिन्ह देख रहे हो, हलंत देख रहे हो, यही इस शब्द का सही रूप है। अब यहां जो आप देख रहे हो, ये संस्कृत टेक्स्ट का टाइपिंग वाला रूप है। इसमें है ही आधा है, न पूरा है। भले ही आपको यहां पर न है के अंदर लगा हुआ दिख रहा है, परंतु इस रूप में भी ये है ही आधा है। तो सबसे पहली जो जरूरी बात है वो ये समझने की है कि चिन्ह को ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। आइए तो अब विराम चिन्ह को समझते हैं। जिस तरह हम काम करते करते बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में, बोलने में भी विराम की यानी ठहराव की अर्थात रुकने की जरूरत पड़ती है। इस शब्द को ही देख लो, क्या लिखा हुआ है? विराम। और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना या विश्राम। कहने का मतलब यह हुआ कि वाक्य लिखते या बोलते समय ठहराव को प्रकट करने के लिए, विराम को प्रकट करने के लिए, विश्राम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं विराम चिन्ह। इसी को अंग्रेजी में हम पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि विराम चिन्ह की जरूरत क्यों है, क्यों विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो, कही हुई बात अर्थपूर्ण हो, हमारे द्वारा प्रकट किए गए विचार भावपूर्ण हो। हम जो भी वाक्य बोलें उसका जो मीनिंग वो क्लियर होना चाहिए, हमारे द्वारा कही हुई बात का अर्थ होना चाहिए। जो भी हम बात करें, जो भी हम अपने विचार प्रकट करें, वे भावों से पूर्ण होने चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हो यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें? क्या इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? तो इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। वाक्य में यदि विराम चिन्ह का सही से प्रयोग ना हो तो कई बार वाक्य का पूरा मतलब ही बदल जाता है, वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हम कहना चाह रहे हैं वास्तव में उसका बिल्कुल ठीक ठीक वही मीनिंग डिलीवर नहीं हो पाता, यदि हमने अपने वाक्य में विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखा, अपनी कही हुई बात में विराम चिन्हों को वरीयता नहीं दी। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको 3 वाक्य बता रहा हूं, इनको ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो, दूसरा वाक्य भी कुछ इसी प्रकार है और तीसरा वाक्य भी कुछ इसी प्रकार से है। बस फर्क क्या है? बस फर्क इतना है कि पहले वाक्य के बीच में मैंने कहीं भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, इसके केवल अंत में प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है और तीसरे वाक्य में भी अल्प विराम का बीच में प्रयोग किया गया है। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। पहले रोको मत जाने दो, तो जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं, रोको मत जाने दो, तो इस वाक्य का अर्थ एकदम स्पष्ट है। इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है? इस वाक्य से यह अर्थ निकल रहा है कि इसमें रोको के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह कहा गया है कि रोको, जाने मत दो, अर्थात यहां रोकने के लिए कहा गया है, जाने के लिए मना किया गया है। इसी प्रकार आप इस वाक्य में देखिए, यह है रोको मत जाने दो। इस वाक्य का भी बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है। इस वाक्य में हमने रोको मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया है, तो इसका यह अर्थ निकल रहा है कि यहां पर रोकना नहीं है, रोको मत, रोकना नहीं है, जाने देना है। दोनों में फर्क समझ में आता है? यहां पर क्या कहा गया है?
कि रोक लो, उसको जाने नहीं देना है। यहां पर क्या कहा गया है, रोको मत, उसको जाने दो। तो दोनों का बिल्कुल अर्थ अलग अलग आ रहा है। बस फर्क किस बात का है कि यहां पर तो अल्पविराम रोको के बाद लगा है और यहां पर अल्पविराम रोको मत के बाद लगा है। अब देखिए यहां पर हमने केवल अल्पविराम की स्थिति को बदला, मत से पहले यहां पर लगा दिया तो अर्थ कुछ और है, और यहां पर हमने इस अल्पविराम को मत के बाद लगाया तो अर्थ कुछ और आ रहा है। अब इस पहले वाक्य को देखिए एक बार, यहां पर है रोको मत जाने दो, यहां तो अर्थ स्पष्ट ही नहीं है। इस वाक्य में तो कोई अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि रोकने के लिए कहा जा रहा है या जाने देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। रोकना है जाने नहीं देना है, या रोकना नहीं है जाने देना है, अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। तो हमने इन उदाहरणों से क्या समझा, हमने इन उदाहरणों में यह समझा कि विराम चिन्ह के प्रयोग से दूसरे और तीसरे वाक्य का अर्थ तो अच्छे से स्पष्ट होता है, किंतु पहले वाक्य का अर्थ अच्छे से स्पष्ट नहीं हो। तो उम्मीद है विराम चिन्हों का कितना महत्व है भाषा में, आप इस बात को समझ गए होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि विराम चिन्ह आए कहां से, इनका उद्भव कहां से हुआ। तो इसमें समझने वाली बात है कि श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी को हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरुजी पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु का यह कहना है कि केवल पूर्ण विराम को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे जितने भी विराम चिन्ह हैं सभी के सभी किससे जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। अब प्रश्न यह है कि हिंदी में विराम चिन्ह होते कितने हैं। देखिए वैसे तो विराम चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा है, यदि अंग्रेजी के भी सभी सिंबलों को हम ले लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन श्री कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, जिनका हमें आज अपनी इस क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। और इन सभी विराम चिन्हों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि विराम चिन्ह से आ जाएगा परीक्षा में। तो चलिए एक एक करके पहले विराम चिन्हों के प्रकार देख लेते हैं, उनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। विराम चिन्हों के प्रकारों में यह होता है अल्प विराम, इसे कहते हैं अर्धविराम, इसे पूर्ण विराम कहा जाता है, इसे प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, इस चिन्ह को आश्चर्य चिन्ह या विषम्यादि चिन्ह कहा जाता है, इसे हम योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहते हैं जिसका समास में प्रयोग होता है, इन्हें हम कोष्टक कहते हैं, इनको हम कहते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा है और ये डबल इन्वर्टेड कोमा है। इस चिन्ह को हम कहते हैं उपविराम, अपूर्ण विराम या विसर्ग, इसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। इन सभी चिन्हों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक बार इनको आप पहले देख लीजिए। इस चिन्ह को पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है, इस चिन्ह को हम लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह कहते हैं, इसे लोप चिन्ह कहा जाता है, इसे निर्देशक चिन्ह या डैश कहते हैं, यह कहलाता है रेखांकन चिन्ह अंडरस्कोर, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं, इसे हंसपद या त्रुटि चिन्ह कहा जाता है या त्रुटिपूरक चिन्ह भी कह देते हैं, इन्हें टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह भी कह देते हैं, इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है और इन्हें हम समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। तो कुल मिलाकर विराम चिन्हों के ये 20 प्रकार हैं और इन्हीं को आज हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं और वाक्यों में इनके प्रयोग और उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से इन सभी को समझने वाले। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से होता है, ये सब कुछ हम अपनी इस कक्षा में अब जानने वाले। तो धैर्यपूर्वक चीजों को समझना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण विराम की, इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है और ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा में पूर्ण विराम ऐसा चिन्ह है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में यदि कोई चिन्ह ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो वो ये पूर्ण विराम ही है। हिंदी भाषा में पूर्ण विराम का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कामता प्रसाद गुरु ने यह भी माना है कि केवल पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी चिन्हों को उन्होंने अंग्रेजी से संबद्ध माना है, अंग्रेजी से जुड़ा हुआ माना है। और पूर्ण विराम के बारे में यह बात बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम हिंदी का सबसे प्राचीन चिन्ह है, सबसे पुराना चिन्ह है। अब प्रश्न आता है कि पूर्ण विराम आखिरकार लगता कब है, इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो पूर्ण विराम चिन्ह तब लगता है जब वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है, यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है। यह हमें बोध कराता है कि भाई वाक्य समाप्त हो चुका है, अर्थात वाक्य पूरा समाप्त होने के बाद इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे आप इस पंक्ति में देख पा रहे होंगे, हमने सबसे अंत में इस चिन्ह को लगाया है, इस पंक्ति में भी जब यह खत्म हो गई उसके बाद इस चिन्ह को लगाया है। तो जैसे ही हमारा कोई वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे यहां पर हमारा ये वाक्य यहां पर पूरा हो गया था तो हमने इस चिन्ह को यहां पर लगाया है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं उसका अर्थ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब बात यह आती है कि इस चिन्ह का प्रयोग कहां नहीं होता, यह भी पता होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विषम्यादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में होता है। कहां नहीं होता, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता और विषम्यादि बोधक वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता।
जिनको हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कह देते हैं और इन्हें हम अंग्रेजी में इंटरोगेटिव कह देते हैं। तो प्रश्नवाचक और विषमयादि बोधक वाक्यों के अंत में कभी भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी सरल वाक्य हैं, जितने भी संयुक्त वाक्य हैं, जितने भी मिश्रित वाक्य हैं, सभी के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा विद्यार्थी लिख रहे हैं, तो देखिए अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। लड़कियां नाच रही हैं और गा रही हैं, अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। यह वही घर है जहां मेरा बचपन बीता था, अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। ये मैंने आपको एक सरल वाक्य का उदाहरण बताया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जब हम वाक्य नाम का बिंदु पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इनमें फर्क कैसे करेंगे, ये सभी हम वाक्य नाम के बिंदु में पढ़ेंगे। तो हमने इन उदाहरणों में पाया कि इन सभी के अंत में किसका प्रयोग हो रहा है, पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम का प्रयोग केवल सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्यों के अंत में ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा दोहा, श्लोक और छंद आदि के चरणों की समाप्ति पर पहली पंक्ति के अंत में इसका प्रयोग होता है और दूसरी पंक्ति के अंत में तो 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। दोहा हो, कोई श्लोक हो या कोई छंद हो, उसकी जो पहली लाइन होगी उसके अंत में तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है और दूसरी लाइन के अंत में 2 पूर्ण विराम के प्रयोग होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। हमने ये पाया कि पहली पंक्ति के अंत में तो 1 पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है और दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने जाना कि हिंदी भाषा में पूर्ण विराम किस तरह काम करता है। ये वाक्यों के अंत में लगता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में नहीं लगता है और विषमयादि बोधक वाक्यों के अंत में भी नहीं लगता है। आइए अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोमा, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। अब अल्प विराम का प्रयोग कहां होता है? एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जब एक ही प्रकार के, समान प्रकार के कई शब्द वाक्य में आ जाएं, तो प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे अंतिम शब्द होता है उससे पहले हम और का प्रयोग करते हैं, वहां पर कोमा नहीं लगाते। ये उदाहरण से समझेंगे हम। और याद रखिएगा, वाक्य में जहां अल्प विराम लगता है, वाक्य बोलते समय वहां बिल्कुल थोड़ा सा रुकना पड़ता है। आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे सीमा अपने घर, संपत्ति, परिवार और बच्चों को खो चुकी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एक ही प्रकार के कई शब्द होते हैं। अब सीमा ने क्या क्या खोया? अपना घर, संपत्ति, परिवार और बच्चे। तो हमने घर के बाद कोमा लगाया, हमने संपत्ति के बाद भी कोमा लगाया, लेकिन जो सबसे अंत में जब यहां पर बच्चों आया है उससे पहले हमने और का प्रयोग किया है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, विजय और अमित खेलने गए हैं। तो खेलने कौन कौन गया है? राम, मोहन, सोहन, विजय और अमित। ये सभी एक समान कार्य कर रहे हैं, खेलने का। तो इसलिए इन सभी के बाद में हमने क्या लगाया है? अल्प विराम का प्रयोग किया है। हां, जो सबसे अंत में है उससे पहले हमने और का प्रयोग किया है। हम इस और का प्रयोग नहीं करते यदि हम इस अमित के बाद में आदि लिख देते। इस और का प्रयोग करना कंपलसरी नहीं रहता, जरूरी नहीं रहता। यदि इन 5 के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते जो खेलने गए होते। जैसे उदाहरण के लिए, भारत देश में गेहूं, चना, बाजरा, धान, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो यहां पर हमने मक्का से पहले और का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि और भी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके नाम हमने यहां पर नहीं लिखे हैं। यानी यहां पर ये क्रम अभी और भी आगे चलेगा। लेकिन सीमा जिनको खो चुकी थी उनकी एक काउंटिंग निश्चित है। उसमें क्या है? घर है, संपत्ति है, परिवार है और बच्चे हैं। ऐसे जो खेलने गए हैं उनकी काउंटिंग सीमित है। राम है, मोहन है, सोहन है, विजय है और अमित है। तो इसलिए अंत वाले से पहले, इसलिए सबसे बाद वाले से पहले हमने और का प्रयोग किया है। यहां पर हमने आदि लगा दिया है, तो फिर यहां पर और का प्रयोग करना कंपलसरी नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। तो हमने यहां एक ही प्रकार के कई शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया है। अर्थात जिन भी शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, ये सभी शब्द एक ही प्रकार के कार्य से संबंधित हैं। अब प्रश्न आता है कि इसके अलावा अल्पविराम का प्रयोग और कहां कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो वाक्य हां और नहीं शब्दों से शुरू होते हैं, तो ठीक इन शब्दों के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जो हां या नहीं से शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, नहीं, मैं नहीं आ सकता। हां, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो हमने देखा कि हमने यहां पर हां और नहीं के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया है। इसके अलावा और भी जगह अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जब तारीख, महीना और सन लिखा जाता है, तो सन यानी वर्ष से पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए यहां पर हमने वर्ष से पहले, सन से पहले अल्पविराम अर्थात कोमा का प्रयोग किया है। इसी प्रकार उदाहरण से पहले वाक्य में की शब्द मिलेगा और उस की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से इस बात को समझिए। जैसे उसने कहा कि सभी को जीने का अधिकार है। अब इसी वाक्य को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसने कहा, यहां पर लगाएंगे अल्पविराम, और ये अल्पविराम किसकी जगह आया? हमने यहां से की को हटा दिया और यहां पर इस की के स्थान पर अल्पविराम लगा दिया। और इससे आगे का जो वाक्य है वो उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा, सभी को जीने का अधिकार है। उद्धरण चिन्ह को ही अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो, ये इन्हीं को हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा,
हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह के बाद, फुल स्टॉप के बाद सबसे ज्यादा अल्प विराम चिन्ह यानी कोमा का प्रयोग होता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और उसके बाद यदि किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो है अल्प विराम चिन्ह। मुझे उम्मीद है अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग आपको समझ में आए होंगे। आइए अब हम तीसरे विराम चिन्ह को समझते हैं जो है अर्धविराम। इसको अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इस शब्द को देखिए यहां पर, यह है अर्ध। अर्ध का मतलब ही क्या होता है? आधा। तो अर्धविराम का अर्थ क्या हुआ? अर्धविराम का अर्थ हुआ आधा विराम, अर्थात वाक्य में जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम का समय लगता है, अर्थात जहां पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव वाक्य को बोलने में लिया जाता है या वाक्य को लिखने में लिया जाता है, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वहां सेमीकोलन का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्पविराम यानी कोमा में अर्धविराम से भी कम समय लगता है। कहने का मतलब यह हुआ, जब वाक्य में अल्पविराम यानी कोमा आता है और हम उस वाक्य को जब बोल रहे होते हैं तो कोमा पर हमें अर्धविराम की तुलना में कम समय रुकना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि अल्पविराम में अर्धविराम से भी कम समय लगता है बोलने में। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि इस बात से आपको कंफ्यूजन हो गया तो इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहां पर मैंने लिए तीनों, पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये अर्धविराम का चिन्ह है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये अल्पविराम का चिन्ह है। अब ऐसा मानिए कि यदि जहां पर वाक्य में पूर्ण विराम आता है वहां पर हम 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, तो यदि वाक्य में अर्धविराम आ जाएगा तो वहां पर हमें आधे सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, और यदि वाक्य में अल्पविराम आता है तो वहां पर हमें 1 सेकंड के चौथाई भाग के लिए रुकना पड़ेगा, यानी अर्धविराम से भी आधा रुकना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है इस तुलनात्मक तरीके से आपको ये बात समझ में आ चुकी है। पूर्ण विराम में हमें सबसे ज्यादा रुकना पड़ता है, पूर्ण विराम के मुकाबले आधा हमें अर्धविराम में रुकना पड़ता है, और अर्धविराम से भी आधा, अर्धविराम से भी कम समय हमें अल्पविराम जहां लगा होता है वहां पर रुकना पड़ता है जब हम वाक्य को बोल रहे होते हैं। प्रश्न उठता है कि अर्धविराम का प्रयोग कहां होता है और ये अर्धविराम कार्य क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे वाक्य जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाक्य में जहां पर हम और शब्द नहीं लगाना चाहते तो वहां पर हम क्या लगा लेते हैं? सेमीकोलन यानी अर्धविराम लगा लेते हैं। उदाहरण से इस बात को समझते हैं, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। एक और उदाहरण देखिए, जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। अब इस पहले वाक्य में देखिए, यहां पर हम और का प्रयोग कर सकते थे लेकिन हमने इस वाक्य को और से नहीं जोड़ा तो हमने यहां पर अर्धविराम का प्रयोग कर लिया, क्योंकि हम यहां वाक्य में थोड़ा सा विराम चाहते हैं, थोड़ा सा ठहराव चाहते हैं। इसी प्रकार हमने यहां भी अर्धविराम का प्रयोग किया। एक और उदाहरण इसी का लेते हैं, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, लेकिन श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। एक और उदाहरण देखिए, उसने अपने बालक को बचाने के कई प्रयास किए किंतु सफल न हो सके। अर्थात जहां हमें थोड़ा सा ठहराव चाहिए, पूर्ण विराम जितना ठहराव तो नहीं लेकिन पूर्ण विराम से आधा, तो वहां पर हम अर्धविराम का यानी सेमीकोलन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्रयोग करते हैं हम अर्धविराम का। आइए अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। ये उद्धरण चिन्ह 2 तरह से प्रयोग होता है, सिंगल फॉर्म में भी होता है और डबल फॉर्म में भी होता है। अंग्रेजी में इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा कह देते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा कह देते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आखिरकार कहां होता है? तो इसके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि जब किसी कथन को, जब किसी स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों, वैसे का वैसा लिखा जाता है तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह, इसको अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई बात ज्यों की त्यों लिखनी हो, जब हमें कोई कथन एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही लिखना हो, तो वहां पर हम इन्वर्टेड कोमा यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह का प्रयोग किसी महान व्यक्ति के शब्दों या किसी दूसरे के वाक्य शब्दों को यथावत रखने तथा किसी शब्द विशेष पर जोर देने के लिए किया जाता है। जब भी हमें किसी महान व्यक्ति के किसी कथन को बताना हो या किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बात बोली है, उसके वाक्य को या शब्दों को एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही बताना हो जैसा उसने कहा था, या फिर हमें वाक्य में किसी शब्द पर जोर देना हो, किसी शब्द को प्रमुखता से दिखाना हो, तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे तुलसीदास जी की ही एक पंक्ति है, पंक्ति कुछ इस प्रकार है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो तुलसीदास जी के इस कथन को हमने ज्यों का त्यों उद्धरण चिन्हों के अंदर दिखा दिया है। उद्धरण के जो ये चिन्ह है और इसमें जो आप ये डॉट डॉट देख रहे हो ना बीच में, इस डॉट डॉट का मतलब यही है कि बीच में कोई पंक्ति आएगी। तो आप यहां पर देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ है ये उद्धरण चिन्ह और बीच में ये आ गई है पंक्ति और यहां पर ये अंत में लगा हुआ है। तो ये जो आप यहां पर डॉट डॉट बिंदु बिंदु देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि यहां पर होगी कोई पंक्ति, कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई वाक्यांश। इसी प्रकार प्रेमचंद जी की कही हुई बात को लेते हैं। प्रेमचंद जी ने कहा था, साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मशाल है। तो ये जो पंक्ति, ये जो कथन प्रेमचंद जी ने कहा था, हमने उसको ज्यों का त्यों उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत लिख दिया है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब किसी व्यक्ति के शब्दों को या किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या जब हम किसी शब्द विशेष पर जोड़ देते हैं, जैसे उदाहरण देखिए इसका भी एक, रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि थे, तो हम इस दिनकर शब्द को विशेषता के साथ दर्शाना चाहते हैं, तो हमने इसको उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिख दिया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया। यहां पर हमने पूरे वाक्य को इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखा, पूरे वाक्य को उद्धरण चिन्ह में नहीं लिखा, क्योंकि ये किसी महापुरुष का कथन या किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात नहीं है। यहां पर तो हमें बस इस
शब्द विशेष पर जोर देना था। तो कुछ इसी प्रकार हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अगले चिन्ह के बारे में जानते हैं। अगला चिन्ह है योजक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइफन, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, ये डैश नहीं है, ये निर्देशक चिन्ह नहीं है। डैश इससे लंबा होता है, निर्देशक चिन्ह इससे लंबा होता है। यह है हाइफन, योजक चिन्ह। और योजक का मतलब ही है जोड़ना, अर्थात इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और योजक चिन्ह का प्रयोग होता कहां है? योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है, युग्म शब्दों के बीच में किया जाता है। ऐसे शब्द जो जोड़े के साथ आते हैं उनके बीच में किया जाता है, और इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि समास में जो समस्त पद बनता है कई बार उनके बीच में भी इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माता पिता, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार जय पराजय, लाभ हानि, राष्ट्रभक्ति, तन मन धन, दिन रात, यश अपयश, ये कुछ ऐसे युग्म शब्दों के उदाहरण हैं जिनमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे वाक्य में यदि माता पिता शब्द आता है तो हम उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य में यदि कहीं जय पराजय शब्द एक साथ आएगा तो वहां पर हमें योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। लाभ हानि आएगा एक साथ तो वहां पर उनके बीच में हमें योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से बाकी उदाहरण भी हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जानते हैं इसके अलावा योजक चिन्ह का प्रयोग कहां कहां होता है। इसके अलावा जब तुलना करने के लिए सा, सी और से आदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां भी इनसे पहले, इन सा, सी, से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे चांद सा मुखड़ा, जब हम तुलना करते हैं ना सा, सी या से के माध्यम से, तो तब इन शब्दों से पहले हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे फूल सी मुस्कान, मोरनी सी चाल। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, मुखड़े की चांद से, मुस्कान की फूल से, चाल की मोरनी से। तो जब हम इस प्रकार से तुलना करते हैं तो वहां पर सासी से पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा एक ही अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सहचर मतलब साथ में चलने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसके साथ में एक शब्द जरूर चलता है। उदाहरण के लिए जैसे मान मर्यादा, नियम कानून, इधर उधर, उछल कूद। तो ये सब क्या है? सहचर शब्द हैं, साथ में चलने वाले शब्द हैं। मान लिखा तो उसके साथ में मर्यादा भी आ जाता है। तो इन सहचर शब्दों के बीच में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी हम हिंदी में कई बार सार्थक और निरर्थक शब्दों के जोड़े का भी प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बताया? सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये सार्थक और निरर्थक जोड़ा क्या है? युग्म मतलब जोड़ा, तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं काम वाम। अब देखिए काम तो सार्थक है, अब वाम थोड़ी ना कुछ होता है, वाम तो निरर्थक शब्द है। लेकिन सार्थक और निरर्थक का ये जोड़ा साथ साथ चलता है। कई बार हम इनको बोल देते हैं फ्लो में। जैसे इसी प्रकार खाना वाना, अब खाना तो सार्थक शब्द है लेकिन वाना थोड़ी ना कुछ होता है, तो निरर्थक है। इसी प्रकार जैसे चाय वाय, अब चाय तो सार्थक है लेकिन वाय क्या है? निरर्थक है, लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे पानी वानी, तो इनके बीच में भी सार्थक निरर्थक शब्दों के जोड़े के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपने योजक चिन्ह को समझा। अब जो अगला चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। इसको हम अंग्रेजी में साइन ऑफ एब्रिविएशन भी कहते हैं, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुछ शून्य के जैसा दिखता है। अब प्रश्न ये है कि इसका प्रयोग कहां होता है? किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह शून्य के जैसा, जीरो के जैसा होता है, और इसे संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह को संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है। जब भी आपको किसी बड़े शब्द का या कोई फेमस शब्द है, कोई फेमस वर्ड है, उसको छोटे रूप में लिखना हो तो वहां पर हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम डॉक्टर शब्द को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं संक्षेप में करके, इसी प्रकार हम पंडित शब्द को कुछ इस प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश को कुछ इस तरह से लिख देते हैं संक्षेप में। तो इनके बाद में जो आप ये शून्य की तरह देख रहे हो, यही है लाघव चिन्ह। इसी प्रकार जैसे आपने कई बार एफआईआर में भादवी लिखा देखा होगा, तो वो भारतीय दंड विधान होता है, उसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। इसी प्रकार हम प्रोफेसर के लिए हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। कृपया पृष्ठ उलटिए को हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इन सभी के बाद में जो भी आप ये शून्य की तरह देख रहे हो, यही है लाघव चिन्ह, यानी शब्द के एक बड़े रूप को छोटे रूप में लिख देना। इस लाघव चिन्ह का कार्य ही यही होता है कि शब्द का रूप संक्षेप कर देना। उम्मीद है लाघव चिन्ह आपको समझ में आया होगा। हमारा जो अगला विराम चिन्ह है वो है हंसपद। इसको हम कैरेट बोलते हैं। अब बात यह है कि इसका नाम ये हंसपद क्यों है? इसका नाम हंसपद है क्योंकि इस चिन्ह का आकार हंस के पैर के समान दिखाई देता है। अब हमने तो हंस के पैर देखे नहीं है, तो देखिए हंस के पैर कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब इस हंस के पैर की आप शेप देखिए, ये लगभग कुछ इस प्रकार से है, और इस हंस के पैर की शेप के समान ही ये चिन्ह है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हंसपद है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका नाम हंसपद क्यों है। अब ये जानते हैं कि हंसपद का प्रयोग होता कहां है और होता किस लिए है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाता है, तो उस छूटे हुए शब्द या अक्षर को लिखने के लिए वाक्य के जिस स्थान में वह शब्द छूटा था, वहां पर हम हंसपद लगा देते हैं और उस शब्द या अक्षर को लिख देते हैं। कहने का मतलब उस छोटे शब्द को वाक्य में हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख दिया जाता है। नहीं आई बात समझ? फिर से समझो आसान भाषा में। कई बार हम कोई लाइन लिख रहे होते हैं,
हमने उसमें कोई शब्द छोड़ दिया। अब कैसे करें? तो जिस भी जगह उस लाइन में, जिस भी जगह उस पंक्ति में वो शब्द छूट गया है और जिन दो शब्दों के बीच में वो शब्द आना था, उन दोनों शब्दों के बीच में ही आप इस हंस पद को लगा दीजिए और ऊपर उस शब्द को लिख दीजिए। नहीं आई बात समझ अभी भी? तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पंक्ति लिख दी, तुम मुझे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब हमने यहां पर एक शब्द छोड़ दिया, खून। अब हम क्या करेंगे? यहां हमने देखा कि मुझे और दो के बीच में एक शब्द छूट गया, खून। तो हमें क्या करना है? हमें करना कुछ नहीं है, इस मुझे और इस दो के बीच में लगाना है क्या? हंस पद, इस तरह से, और जो शब्द छूट गया उसको ऊपर लिख देना है इस तरह से, उसी पंक्ति में। तो कहने का मतलब हमने जो त्रुटि की थी, हमने जो गलती की थी, वो पूर्ण हो गई। इसलिए इस हंस पद को त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। त्रुटि यानी गलती को पूरा करने वाला। तो मैंने क्या बताया कि हंस पद को त्रुटि पूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिएगा कि हंस पद अथवा त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग प्राय टाइपिंग में नहीं होता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः पेन से कॉपी पर लिखते समय ही किया जाता है, यह बात भी ध्यान रखें। टाइपिंग में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग अधिकांशतः पेन से जब आप कॉपी पर लिख रहे होते हो तभी किया जाता है, क्योंकि जब टाइपिंग में कहीं गलती होती है तो उसको तो एडिट किया जा सकता है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको यह हंस पद भी समझ में आ गया। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डैश। और इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। निर्देशक चिन्ह कुछ ऐसा होता है। इसको योजक चिन्ह मत समझिएगा, ये योजक चिन्ह से लंबा है, ये हाइफन से लंबा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। और इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए प्रयोग होता है, कन्वर्सेशन को लिखने के लिए प्रयोग होता है, और किसी भी प्रकार की सूची यानी लिस्ट से पहले भी इसका प्रयोग होता है। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? संवादों यानी कन्वर्सेशन को लिखने के लिए, डायलॉग्स को लिखने के लिए, और कोई भी लिस्ट लिखने के लिए भी इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये संवाद किस तरह से लिखते हैं? आइए उदाहरण से जानते हैं। संवाद का उदाहरण कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए महेश और सीमा के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। महेश ने कहा तुम यहां कब आई? तो अब देखिए महेश, उसके बाद हमने क्या लगाया? निर्देशक चिन्ह। तो महेश क्या बोलता है? महेश जो बोलेगा उसको हम निर्देशक चिन्ह के बाद लिखेंगे। तुम यहां कब आई थी? सीमा, हमने फिर निर्देशक चिन्ह लगाया। फिर जो सीमा कहेगी उसको निर्देशक चिन्ह के बाद लिखेंगे। मैं कल सुबह यहां आ गई थी। महेश, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? सीमा, अचानक ही आने का प्लान बना। तो इस तरह से जो कन्वर्सेशन होते हैं, जो भी पात्र अपनी बात कहता है तो उसकी कही हुई बात से पहले इस निर्देशक चिन्ह का हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हमने कहा कि सूची में भी इसका प्रयोग होता है। तो सूची में किस प्रकार से होता है? देखिए सूची का उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए कोई लिस्ट लगाई, किसी एग्जाम में कुछ छात्राएं बैठी थी तो हमने सफल होने वाली छात्राओं की लिस्ट लगाई। तो सफल होने वाली छात्राएं, फिर हम लगाएंगे निर्देशक चिन्ह, तो फिर उनके नाम रिंकी, पूजा, सोनम और प्राची। तो इस प्रकार से भी लिस्ट में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम बाजार से कुछ सामान, अब हमें उस सामान की लिस्ट बतानी है तो उस लिस्ट से पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और फिर दाल, चीनी, फल, सब्जियां आदि खरीदने गया है। तो इस प्रकार सूची से पहले भी निर्देशक चिन्ह का डैश का प्रयोग होता है। इसके अलावा कहा, बोला, लिखा और बताया, इन शब्दों के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, जैसे गांधी जी ने बोला हिंसा मत करो। तो बोला के बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, डैश का प्रयोग किया, और जो एग्जैक्टली बात बोली थी उसको हमने उद्धरण चिन्हों के बीच में लिखा। हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था कि महापुरुषों के जो कथन होते हैं उनको हम उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखते हैं। इसी प्रकार जैसे श्री राम ने कहा, हमने फिर उद्धरण चिन्ह लगाया। अब जो कहा उसको लिख देते हैं, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आप चाहें तो इस पूरी पंक्ति को, इस पूरे वाक्य को उद्धरण चिन्हों के बीच में भी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा प्रयोग होता है निर्देशक चिन्ह का। आइए अगले विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। अगला विराम चिन्ह है रेखांकन चिन्ह। इसको इंग्लिश में हम अंडरलाइन कहते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपको यह भी निर्देशक चिन्ह जैसा लग रहा होगा, डैश जैसा लग रहा होगा। नहीं, ये आपको लग तो उसके जैसा ही रहा है, परंतु पंक्ति में नीचे की तरफ प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह पंक्ति में बिल्कुल बीचों बीच प्रयोग होता है, यह पंक्ति में नीचे की तरफ लगता है। रेखांकन चिन्ह में और डैश में अर्थात निर्देशक चिन्ह में फर्क है। उदाहरण से हम इस बात को जान लेंगे। ये पहले जान लेते हैं कि रेखांकन चिन्ह का प्रयोग होता किस प्रकार से है। इस चिन्ह की सहायता से वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को या महत्वपूर्ण पद को रेखांकित कर दिया जाता है। वाक्य में यदि कोई भी आपको एक इंपॉर्टेंट शब्द दिखता है, कोई भी इंपॉर्टेंट पद दिखता है, तो उसको हम कई बार अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं। बस कुछ इतना ही प्रयोग होता है इस रेखांकन चिन्ह का। जैसे उदाहरण के लिए, हम सभी दीपावली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस वाक्य में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है मां लक्ष्मी और गणेश जी। तो हमने इनको क्या कर दिया? हमने इनको अंडरलाइन कर दिया। तो इस रेखांकन चिन्ह का प्रयोग केवल इतना ही होता है कि ये महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करने के काम आता है। अब आप समझ गए होंगे कि डैश से, निर्देशक चिन्ह से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेखांकन चिन्ह शब्दों के बिल्कुल नीचे लग रहा है, पंक्ति में नीचे लगता है, जबकि निर्देशक चिन्ह पंक्ति में बीचों बीच लगता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो उस रचना का नाम क्या है? गोदान। तो इंपॉर्टेंट शब्द क्या हुआ? गोदान। तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, रेखांकन चिन्ह से प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, अलग करती है। तो कौन सी नदी पृथक करती है? यमुना। तो जो भी हमें इसमें इंपॉर्टेंट शब्द लगता है
उसी महत्वपूर्ण शब्द को हम हाईलाइट करने के लिए नीचे की तरफ अंडरलाइन कर देते हैं और यही इस रेखांकन चिन्ह का कार्य होता है कि किसी महत्वपूर्ण शब्द को हाईलाइट करना। आइए अगले चिन्ह पर चलते हैं। अगला चिन्ह है लोप चिन्ह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ ओमिशन। और यह चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है डॉट 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 के रूप में। इस चिन्ह का आखिरकार प्रयोग कहां किया जाता है? जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़ना हो या उस अंश को या उस भाग को छोड़कर वाक्य को लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसको डॉट डॉट अर्थात बिंदु बिंदु से दर्शाया जाता है। तो लोप चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, मान लीजिए हमें किसी पैराग्राफ के प्रश्नों का उत्तर देना है, हमें किसी अनुच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, तो हम उस पूरे अनुच्छेद को या पूरे पैराग्राफ को नहीं उतारेंगे, उसके आरंभ के कुछ शब्द लिख देंगे और उसके लास्ट के कुछ शब्द लिख देंगे और उनके बीच में लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। इसी को लोप चिन्ह कहा जाता है। जैसे आपने हिंदी के पेपर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में देखा होगा कि एक गद्यांश आता है या एक काव्यांश आता है, उसके नीचे हमें उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो क्या हम उस काव्यांश को या उस गद्यांश को पूरा उतारते थे? नहीं, उसके आरंभ के कुछ शब्द उतार लेते थे और फिर डॉट डॉट करके लास्ट के कुछ शब्द उतार देते थे और फिर उसके बाद उसका संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या लिखते थे। तो उस पैराग्राफ को तो हम पूरा नहीं उतारते थे ना, तो बीच में जो डॉट डॉट आते थे उन्हीं को हम कहते थे लोप चिन्ह। तो तभी मैंने बताया कि जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़ना हो, कुछ भाग को छोड़ना हो। आइए इस बात को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, अब मुझे पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है तो मैंने आगे इसको लोप चिन्ह लगा के छोड़ दिया, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। समझने वाला समझ जाएगा कि तुलसीदास की इस पंक्ति की बात की जा रही है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, फिर उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई होंगी और सबसे अंत में उन्होंने कहा हम करेंगे या मरेंगे। तो इस बातचीत में जो बीच का अंश हमने छोड़ दिया है उसको हमने इस लोप चिन्ह से दर्शाया। इसका मतलब यह है कि इस वाक्य में हमने इस बीच के अंश को छोड़ दिया है। एक और उदाहरण से, जैसे मैं घर अवश्य चलूंगा, फिर कुछ और बात रही होगी, उसको हमने यहां पर छोड़ दिया है, इसलिए हमने यहां पर लोप चिन्ह लगा दिया है, पर तुम्हारे साथ। जैसे इसी प्रकार मैं सामान उठा दूंगा, पर अब आगे भी कुछ ना कुछ और बात रही होगी, लेकिन उसको हमें यहां नहीं दर्शाना है, नहीं दर्शाना है तो हमने इसको डॉट डॉट करके छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि आगे भी कुछ बात है। जब लोप चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब यह है कि आगे भी कुछ चीज है, बट वो यहां पर दर्शाई नहीं गई है, उस अंश को छोड़ दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं लोप चिन्ह का। अगला विराम चिन्ह है हमारा उपविराम। इसको अंग्रेजी में हम कोलन कहते हैं और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है और जब भी किसी वाक्य या वाक्यांश को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे प्रदूषण एक अभिशाप। जैसे कई बार परीक्षाओं में निबंध लिखने के लिए आता है कि प्रदूषण एक अभिशाप के ऊपर टिप्पणी कीजिए, तो हमने यहां पर क्या किया है, एक प्रदूषण शब्द है और एक अभिशाप, इसको इससे अलग कर दिया है। इसी प्रकार जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। एक और उदाहरण, जैसे मां ममता की प्रतिमूर्ति। तो जब भी हमें किसी वाक्य या वाक्य के अंश को अलग करना होता है, वो संबंधित उसी से होता है पर हम उसको थोड़ा सा अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो विराम चिन्ह जिसके बारे में हमें समझना है वो है कोष्टक। इसको हम अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं और इसके चिन्हों को तीन प्रकार से दर्शाया जाता है। ये लघु कोष्टक या छोटा कोष्टक, इसको हम मझला कोष्टक कहते हैं और इसको हम कहते हैं दीर्घ कोष्टक यानी बड़ा कोष्टक। अब कोष्टक का प्रयोग क्यों होता है? देखिए, कोष्टक का प्रयोग किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने या उसके बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग क्यों होता है? कोई कठिन शब्द हो तो ठीक उसी के बराबर में उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, या उसके बारे में हमें कोई अधिक जानकारी बतानी हो तो भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा नाटक में निर्देशों को भी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो हमने यहां पर यह बताया कि जो धर्मराज शब्द है वो युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। कोई इस शब्द से कंफ्यूज ना हो जाए तो इसीलिए ब्रैकेट में उस शब्द की एक अधिक जानकारी भी दे दी गई है। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि यहां पर नाटक में निर्देशों को भी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे कई बार जब नाटक का लेखन होता है तो जो निर्देश होते हैं उनको भी कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जैसे राधिका चिल्लाते हुए बोली निकल जाओ मेरे घर से, तो राधिका जिस हाव भाव का प्रयोग कर रही है उस हाव भाव को, उस निर्देश को भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी प्रकार कुछ अधिक जानकारी के लिए भी हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक अधिक जानकारी यहां पर दे दी गई है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो इस प्रकार जो कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए या फिर उसके बारे में एक अधिक जानकारी देने के लिए, या फिर नाटक में जो निर्देश होते हैं उनको भी हम कोष्टक के अंदर ही लिखते हैं। मुझे उम्मीद है उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोष्टकों के चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें ये वाला लघु कोष्टक होता है, इसको अंग्रेजी में हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसको हम मझला कोष्टक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्रेसेस कहा जाता है। और ये होता है दीर्घ कोष्टक यानी बड़ा कोष्टक, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये दीर्घ लिखा हुआ है, होगा दीर्घ, ये ध नहीं घ आएगा यहाँ पर। आइए अगले विराम चिन्ह को समझते हैं। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेरोगेटिव और इसका जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है और इसके बारे में आप भली भांति प्रकार से जानते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं कि जब किसी वाक्य में किसी प्रश्न या किसी सवाल के पूछे जाने का भाव प्रकट हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह या कह सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके सामने ये सभी उदाहरण है, इन सभी के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इन सभी में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। इन सभी से
प्रश्न पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे यहां पर इस उदाहरण को देखिए, क्या कहा वह काम नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछने का काम है वो यहां इस क्या शब्द ने कर दिया है, उसके बाद यहां पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है, और उसके बाद जो ये वाक्य है वह काम नहीं करता है, इसमें प्रश्न नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ना कि पूर्ण विराम, क्योंकि इस पूरे वाक्य का मतलब है प्रश्न पूछने का भाव। इसी प्रकार इस अगले वाक्य पर एक बार दृष्टि डालिए। गोविंद क्या करता है, कहां जाता है, कहां रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक। इसमें आपको लगभग 4 उपवाक्य दिख रहे हैं और सभी में प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह यदि कई उपवाक्यों को मिलाकर एक पूरा वाक्य बनता है और सभी में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे अंत में ही लगेगा। ऐसे बार बार इनके बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस वाक्य को देखिए, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। अब देखिए इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बावजूद उसके इस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। तो यहां पर जो है ना, इसी से हम प्रश्न पूछे जाने वाले भाव को देख सकते हैं। अब क्योंकि भले ही इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया है। आई होप आपको यह बात अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग, और इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर आमतौर पर विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इस विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहा जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ, जैसे हमने निर्देशक चिन्ह समझा था ना डैश, लगभग कुछ उसी तरह इस विवरण चिन्ह का भी प्रयोग होता है। हमने यदि कोई बात कही है उस बात को स्पष्ट करने के लिए, या जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसका विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन, उसमें आगे पार्ट क्या क्या है, उसमें आगे भाग क्या क्या है, इस बात को बताने के लिए हम इस विवरण चिन्ह का, इस साइन ऑफ फॉलोइंग का प्रयोग करते हैं। इस बात को उदाहरण से अच्छी प्रकार से समझा जाएगा। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, अब इन 4 पुरुषार्थों का हमें वर्णन करना है, तो अब हम जब आगे इनका वर्णन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह, और उनका आगे वर्णन कर देंगे। वो पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अब हमें आगे इनका विवरण देना है, तो वो विवरण देने से पहले हम क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह, और फिर उसका विवरण दे देंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे कई बार हमें यह बताना पड़ता है कि कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो उन नियमों को बताने से पहले, उन नियमों का विवरण देने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? विवरण चिन्ह। अब उसके बाद जितने भी नियम हैं, जिन जिन नियमों का पालन करवाना चाहते हैं, वो सभी 1 2 3 करके लिख दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब भी हमें कोई विवरण देना होता है उससे पहले हमें इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे वचन के 2 भेद हैं, अब उन 2 भेदों का आपको विवरण देना है, तो उनसे पहले आप एक बार विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लीजिए, और फिर उसके बाद लिख दीजिए एक वचन और बहुवचन, उनका आपने विवरण दे दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब भी हमें किसी बात का विवरण देना होता है, किसी बात को आगे स्पष्ट करना होता है, तो हम पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। लगभग निर्देशक चिन्ह यानी डैश की भांति ही इसका प्रयोग होता है। विराम चिन्ह का जो अगला प्रकार हमें समझना है वो है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीट पॉइंटर, और इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये शब्द देखिए पुनरुक्ति, पुनः मतलब दोबारा, उक्ति मतलब कही हुई बात, किसी कही हुई बात को दोबारा से लिखना ही कहलाता है पुनरुक्ति। तो इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग आखिरकार कहां होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर लिखी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो। जब कोई बात ऊपर लिखी हो और उसको ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो, तो उसके नीचे फिर से वही शब्द ना लिखकर इस चिन्ह का हम प्रयोग कर लेते हैं। कई बार ऊपर की पंक्ति में वही बात लिखी होती है और हमें नीचे वाली पंक्ति में वही बात लिखनी है, तो हम उस शब्द को फिर से नहीं लिखते, हम इस तरह से 2 कोमे से लगा देते हैं। अब वास्तव में जिनको मैंने 2 कोमे से कह दिया, इसी को हम कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। आइए इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने पहली पंक्ति में लिख दिया श्री अर्जुन लाल, अब अगली पंक्ति में हमें लिखना है श्री मदन लाल, तो अब हम श्री को बार बार ना लिख के इस तरह से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे और बाकी को ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार हमें अगली पंक्ति में लिखना है श्री श्यामलाल, तो मैं बार बार श्री शब्द को ना लिख के इस प्रकार से पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लूंगा। और उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम का दान 200 रुपए। अब इसी प्रकार अगली पंक्ति में मुझे लिखना है श्याम का दान, तो मैंने श्याम लिख दिया, अब यहां पर मैंने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया तो इसका मतलब है का, यहां भी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया तो इसका मतलब है दान, और यहां भी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया तो इसका मतलब है 200, यानी श्याम का भी दान कितना है? 200 रुपए है। इसी प्रकार मोहन का दान, मैं समझ गया अपने आप कि यहां पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा हुआ था, इसका मतलब जो ऊपर वाला शब्द है वही यहां पर है, तो मोहन का दान कितना हो गया? 100 रुपए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऊपर लिखी जो बात होती है उसी को ज्यों का त्यों यदि आपको नीचे लिखना है, तो वही शब्द ना लिख के हम इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। आइए अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। अगला विराम चिन्ह है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसको हम कहते हैं लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मार्क, और ये कुछ आपको इस तरह से दिखता है एस के जैसा या उल्टा 2 के जैसा। और ध्यान रखिएगा, इसे अवग्रह चिन्ह भी कहा जाता है, इसे हम अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। और जब वाक्य में किसी विशेष शब्द को अन्य शब्दों की अपेक्षा उच्चारित करने में ज्यादा समय लगता है, तो उस शब्द के आगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग छंदों में वर्ण की गणना करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी शब्द
शब्द को बोलने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग रहा हो तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इस चिन्ह का जो हम सही प्रकार से प्रयोग समझेंगे वो हम छंद नाम के बिंदु में समझेंगे, और इसके अलावा जब हम पढ़ रहे होंगे स्वरों के प्रकार तो वहां पर हम प्लुत स्वर नाम के बिंदु में इसका प्रयोग समझेंगे, क्योंकि वहां पर ही इस चिन्ह का प्रयोग होता है। क्योंकि जब हम स्वर को बहुत ज्यादा खींच देते हैं तो वो प्लुत ध्वनि धारण कर लेता है, वो प्लुत स्वर बन जाता है, और उस प्लुत स्वर का ही ये साइन होता है जो आप यहां पर ये देख रहे हो। तो इसको हम अच्छी प्रकार से कहां समझेंगे? स्वरों में, प्लुत स्वर में समझेंगे, और हम इसको छंदों में समझेंगे। वहां पर ही ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस फिलहाल ये जान लीजिए कि जहां भी ये चिन्ह लगा दिख जाए तो वहां पर हमें उस शब्द का उच्चारण थोड़ा खींचकर करना पड़ता है, सामान्य शब्द के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देर तक खींचना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगला जो विराम चिन्ह है वो है तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वालिटी साइन, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके बारे में तो हम सभी अच्छी प्रकार से जानते ही हैं कि किसी शब्द के समान अर्थ बताने, समान मूल्य या समान मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो शब्द होते हैं और दोनों में समान अर्थ होता है तो दोनों के बीच में हम इस इक्वालिटी साइन का, इस तुल्यता चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भानु बराबर सूर्य, भानु का ही पर्याय शब्द होता है सूर्य। एक और उदाहरण जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अर्थात जो मूल्य या जो मान 1 मीटर का है वही मूल्य वही मान 100 सेंटीमीटर का है। तो ये चिन्ह क्या बताता है? तुल्यता बताता है, समानता बताता है। तो किन्हीं शब्दों में समानता बताने के लिए, किन्हीं शब्दों का समान मूल्य बताने के लिए, समान मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला विराम चिन्ह है विषमयादि बोधक चिन्ह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, और ये साइन कुछ इस प्रकार से होता है, ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। आइए जानते हैं इस चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। इस चिन्ह का प्रयोग आनंद, विस्मय, विस्मय का मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे शब्द जो हमें सूचना देते हैं कैसे भावों की? आनंद के भाव की, हैरानी के भाव की, आश्चर्य के भाव की, हर्ष के भाव की, घृणा के भाव की, शोक के भाव की, उन शब्दों या उन वाक्यों के अंत में हम विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों को बोलकर या पढ़कर हमें आनंद का अनुभव हो, हैरानी हो, आश्चर्य हो, हर्ष हो, घृणा हो, शोक हो, तो उन सभी शब्दों के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अरे आप यहां कब आए? एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे वाह तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। तो ये जो आप शब्द देख रहे हो अरे और वाह, ये विषम्यता को प्रकट करते हैं, ये अचानक से प्रकट होने वाला भाव है, और जो भाव अचानक से प्रकट हो तो उसके बाद हम कौन सा साइन लगाते हैं? विषम्यादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं जैसे हाय, छी, शाबाश, वाह, हे भगवान, इनके बाद भी हम विषम्यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भी एकदम आश्चर्य के साथ ये शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। अर्थात ये वो शब्द होते हैं जो अचानक से निकल जाते हैं। इन शब्दों को बोलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, अचानक से एकदम से ऑटोमेटिकली ये शब्द निकल जाते हैं, और इन्हीं शब्दों के बाद जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वही होता है विषम्यादि बोधक चिन्ह। अच्छा, इसमें आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को देखिए एक बार। यहां पर है कितना अच्छा गीत गाया तुमने, तो यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि तुमने कितना अच्छा गीत गाया, यहां पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो यहां पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। यहां कितना अच्छा गीत गाया तुमने का मतलब है कि तुमने बहुत अच्छा गीत गाया, यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर प्रश्न नहीं किया जा रहा। हाँ, इस पहले वाक्य में प्रश्न किया जा रहा था, अरे आप कब आए? जैसे मान लीजिए आप घर पहुंचे और अचानक से आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके आने की आपको उम्मीद नहीं थी, तो आप एकदम से पूछते हैं अरे आप कब आए? ये प्रश्न है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें प्रश्न नहीं है। इसमें यह नहीं पूछा जा रहा कि कितना अच्छा गाया तुमने, नहीं, यहां पर यह बताया जा रहा है कि तुमने बहुत अच्छा गीत गाया। तो यह आपको भाव के अनुसार समझना पड़ता है, भाव के अनुसार वाक्य में चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा था तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। अगला जो विराम चिन्ह है वो है तारक चिन्ह, इसको हम फुटनोट साइन भी कहते हैं, और इस तारक चिन्ह में कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे ये स्टार भी प्रयोग में होता है, ये हैश भी, प्लस भी, इसके अलावा और भी कई तरह के चिन्ह प्रयोग में आते हैं। जो मुख्य तौर पर प्रयोग में आता है वो ये वाला चिन्ह होता है, और ध्यान रखिएगा इस तारक चिन्ह को टीका सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जब किसी शब्द या विषय के बारे में विशेष सूचनाएं निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है, और फिर पेज के पृष्ठ के सबसे नीचे तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण दिया जाता है, जिसे पाद टिप्पणी या फुटनोट भी कहा जाता है। जैसे आपने कई बार पुस्तकों को पढ़ा होगा तो पुस्तकों में नीचे फुटनोट दिया होता है। कहने का मतलब पुस्तक के जिस पेज पर जिस शब्द के बारे में कोई विशेष सूचना देनी होती है, कोई विशेष निर्देश देना होता है, तो उस शब्द के ऊपर लगा देते हैं स्टार, और पेज के सबसे नीचे फिर से स्टार लगाकर उस शब्द के बारे में जो भी जानकारी होती है उसको लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, मान लीजिए आप किसी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए इस तरह से आप पढ़ रहे हैं, और उसमें एक शब्द आया है रामचरितमानस, और इस रामचरितमानस के ऊपर लगा हुआ है स्टार इस तरह से, तो होगा ये कि उस पुस्तक के पृष्ठ के सबसे नीचे आपको इस तरह से फिर से स्टार लगा मिलेगा, और उस रामचरितमानस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। जैसे रामचरितमानस हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसीदास रचित रामकथा पर आधारित महाकाव्य से है। तो मैंने यही बताया कि फिर पृष्ठ के सबसे नीचे तारक चिन्ह फिर से लगाकर उसका विवरण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां तो आप पेज पे रामचरितमानस आया, वहीं पर स्टार लगा रखा, तो इस स्टार का मतलब ये समझ जाइए कि इसके बारे में कुछ और विवरण नीचे दिया जाएगा, और जो नीचे दिया गया है इसी को हम कहते हैं फुटनोट। तो ये पुस्तक में दिए गए पैराग्राफ में या पुस्तक में दिए गए पृष्ठ पर
उस मुख्य शब्द के पास भी तारक चिन्ह लगा होता है और फिर वही तारक चिन्ह नीचे लगाकर उसके बारे में फुटनोट दे दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तारक चिन्ह का प्रयोग समझ में आ गया है। अब हमारा जो सबसे अंतिम विराम चिन्ह है वो है समाप्ति सूचक चिन्ह, जिसको हम कहते हैं एंड साइन। और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। कई पुस्तकों में इसका चिन्ह इस प्रकार से भी होता है और इस प्रकार से भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जिस चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो ये वाला होता है, ये वाला। आप जानते हैं कि इसका प्रयोग आखिरकार होता कहां है? किसी अध्याय, किसी ग्रंथ या किसी लेख या किसी पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई अध्याय लिख रहे हो, कोई ग्रंथ लिख रहे हो, कोई भी लेख लिख रहे हो या कोई भी आप बुक लिख रहे हो, जब वो बुक समाप्त हो जाती है, जब वो लेख समाप्त हो जाता है, तो उसके अंत में हम समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस एंड साइन का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये एक पुस्तक का अंतिम पेज है और यहां पर यह पुस्तक समाप्त हो चुकी है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर एंड साइन लगा हुआ है, समाप्ति सूचक चिन्ह लगा हुआ है। आपको यदि सही प्रकार से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये देखिएगा इस प्रकार से। तो सबसे अंत में ये वाला चिन्ह लगा दिया गया, तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहां पर यह पुस्तक समाप्त होती है। तो जब भी कोई अध्याय समाप्त होता है, जब भी कोई ग्रंथ समाप्त होता है, ये कोई आर्टिकल समाप्त होता है, तो वहां पर इस समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह बात भी आपको समझ में आई होगी। तो आज की अपनी इस क्लास में हमने कवर कर लिया है इस विराम चिन्ह नाम के बिंदु को भी। कुल मिलाकर जितने भी आप ये ग्रीन हाईलाइटेड बिंदु देख रहे हो, इन सभी को हम कवर कर चुके हैं। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे व्याकरण का परिचय और वर्ण विचार के बारे में समझेंगे, जिसमें हम स्वर और उनके प्रकारों को अच्छी प्रकार से जानेंगे। और इसी प्रकार हम हिंदी का कंप्लीट कोर्स पूरा कर लेंगे। यदि आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको सही प्रकार से समझ में नहीं आई, तो आप टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।